अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पेपर बी का पहला चैप्टर चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग पढ़ रहे हैं और उसमें हमने पहला टॉपिक कवर किया है चैलेंजेस ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेहरूज अप्रोच टू नेशन बिल्डिंग। क्या है? नेहरूज अप्रोच टू नेशन बिल्डिंग। दिस इज टुडेज टॉपिक। डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू की वो शख्सियत थी जिन्होंने सबसे पहले, आपको पता ही होगा कि किस तरह से फ्रीडम स्ट्रगल में उन्होंने हिस्सा ले लिया बढ़ चढ़ के उसके कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। उसके बाद पूरी की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पे यानी कि कांग्रेस पार्टी ने रखी और उन्हें को संभालने को कहा कि देश जो है अब आप ही देश के मेहमान हैं और उनको देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। अब देखना है कि चूंकि उस वक्त कुछ अलग हालात थे, देश के प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी, जैसे रिफ्यूजी रिसेटलमेंट प्रॉब्लम थी जो मैंने डिस्कस की, कश्मीर प्रॉब्लम थी यानी कि कश्मीर एक्सेशन प्रॉब्लम का कश्मीर एक्सेशन का मामला था, या जो पार्टीशन की बात हो रही थी, कम्युनल वायलेंस हो रहे थे, किस तरह से more than 5 lakh people were killed during partition and more than 80 lakh people were migrated। तो बहुत सारी परेशानियां थी और जैसा मैंने डिस्कस भी किया, आपको उनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि हाउ टू अकोमोडेट and how to unite the different religions, different castes, different communities under a single umbrella. Accommodation and unity, that was the great challenge and the first challenge in front of the Pandit Jawaharlal Nehru, in front of government at that time. I discussed it and I told you that establishment of democracy, development and well-being of more sections, these were the challenges in front of India on the eve of independence। आजादी के मौके पे ये सारी चैलेंजेस थे कि किस तरह से देश को संभाले, किस तरह से एकोमोडेट लोगों को कर ले, किस तरह से पूरे देश को यूनाइट करके रखे, जमहूरियत जो है किस तरह से उसका यहाँ पे प्रचार किया जाए और जमहूरियत को किस तरह से इस्टेब्लिश कर ले, हर एक सेक्शन की बेहबूदी के लिए काम करना है, अनएम्प्लॉयमेंट दूर करनी है, पॉवर्टी दूर करनी है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस दूर करनी है। ये सारी चैलेंजेस जो उस वक्त हिंदुस्तान की सरकार के सामने थे, तो इसी को लेके हमारा प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, and who was the first prime minister of India, what was his approach towards nation building, उनका अप्रोच क्या रहा है नेशन बिल्डिंग की और कौम को कैसे आगे ले जाएं, देश को कैसे आगे ले जाएं, ये बहुत बड़ा मसला उस वक्त था। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, he visited Soviet Union in 1927। He visited Soviet Union in 1927। सोवियत यूनियन आपको पता ही होगा यानी कि USSR, जिसको बोलते हैं हमने यानी कि हमने पेपर ए में भी पढ़ा, USSR मीन्स यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जो कि एक बहुत बड़ी ताकत दुनिया में रही है 45 साल तक, जिसने अमेरिका का मुकाबला किया। तो सोवियत यूनियन जो थे वो बहुत ही डेवलप्ड थे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी ज्यादा मुतासिर करने वाली, ये तमाम पहलू थे। तो जैसे मैंने आपको अभी कहा कि 1927 में वो सोवियत यूनियन यानी कि USSR चले गए। और अभी मैंने आपसे बात की कि सोवियत यूनियन का इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी साइंस टेक्नोलॉजी और खासकर
इंडस्ट्रियलाइजेशन में वो काफी आगे थे। तो सारी चीजें देखे, यानी कि वी हैव बीन क्वाइट इम्प्रेस बाय सोवियत सोसाइटीज एंड देयर मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। वो बहुत ज्यादा मुतासिर हो गए सोवियत यूनियन का इंफ्रास्ट्रक्चर देखे, उनकी डेवलपमेंट देखी, उनका सारा कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन, उनकी एग्रीकल्चर, हर एक फील्ड में प्रोग्रेस देखे वो काफी ज्यादा मुतासिर हो गए, वो काफी ज्यादा मुतासिर हुए। क्योंकि आजादी से पहले भी उनका ख्वाब था कि हिंदुस्तान काफी ज्यादा आगे जाए, हिंदुस्तान काफी तरक्की करे। After independence, he undertook the task of nation building. Obviously, जब हिंदुस्तान आजाद हो गया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्हीं को सुपुर्द किया गया देश, और खासकर बागडोर जो गवर्नमेंट की थी उन्हीं के हाथ में भी थी, और देश का सारा काम उन्हीं को सौंपा गया, खासकर नेशन बिल्डिंग को सौंपा गया, खासकर नेशनल बिल्डिंग का काम उन्हीं को सौंपा गया। ठीक है। He had always symbolized the given ideal of socialism and secularism during pre-independence day. जब आजादी की पहली की बात हम करेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू का ख्वाब भी यही था कि हिंदुस्तान में पंडित जवाहरलाल नेहरू का यानी कि एंड अलॉन्ग विथ कांग्रेस पार्टी, अलॉन्ग विथ MK गांधी यानी कि महात्मा गांधी जी का पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी स्पेशली का ये ख्वाब था कि हिंदुस्तान जो कल को आजाद हो जाए वहां पे सेक्युलरिज्म एंड सोशलिज्म, ये दो प्रिंसिपल जो थे ये कम से कम इंट्रोड्यूस हिंदुस्तान में होने चाहिए। क्योंकि सोशलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो बिल्कुल कंट्रारी है कैपिटलिज्म के, जो बिल्कुल कंट्रारी है प्राइवेट सेक्टर के। यहाँ पे जो लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन जो भी होता है, एवरीथिंग इज अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट से हर किसी को बराबर हक मिलता है, और सारा का सारा जो है एवरीथिंग इज कंट्रोल ऑफ पब्लिक, एवरीथिंग इज कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, नॉट प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। तो यहाँ सोशलिज्म जो कि उस वक्त आइडियोलॉजी थी सोवियत यूनियन यानी USSR की आइडियोलॉजी क्या थी? सोशलिज्म। तो हर एक चीज ये लोगों का कंट्रोल होना चाहिए, ना कि कुछ लोगों का, ना कि चंद लोगों की तरक्की, बल्कि प्रोग्रेस फॉर ऑल। उसी तरह से सेक्युलरिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है where there is no state religion, जहाँ पे स्टेट का कोई अपना धर्म न हो, बल्कि सेक्युलरिज्म में क्या होता है? The people who were enjoying different religions, different faith, state will never interfere. State will not interfere in their religion. Matters that is known as secularism. It was an ideology where state is neutral regarding the matters of religion. Secularism एक ऐसी आइडियोलॉजी है जहाँ स्टेट खासकर रिलीजन के मामलात में दखल अंदाजी न दे, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान जो है इट इज ए मल्टी रिलीजियस कंट्री। यहाँ पे क्रिश्चियन भी रहता है, यहाँ पे मुस्लिम भी रहता है, यहाँ पे बुद्ध भी रहता है, यहाँ पे हिंदू भी रहता है, यहाँ पे सिख भी रहता है, यहाँ पे जैन भी रहता है। So it is a multi-religious country. It is better to implement secularism. कि तो इस तरह से ये उनका ख्वाब था कि हिंदुस्तान में सेक्युलरिज्म आइडियोलॉजी जो है इसको अपनाया जाए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का ख्वाब था कि हिंदुस्तान जो है आजादी से पहले उनका ख्वाब था कि हिंदुस्तान में सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म ऐसी आइडियोलॉजी जो है वो इंट्रोड्यूस हो। अब आजादी के बाद हिंदुस्तान के लिए क्या अप्रोच था जवाहरलाल नेहरू का? ये सारी चीजें तो प्री इंडिपेंडेंस भी देती है कि जब वो सोवियत यूनियन चले गए तो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुए, वहाँ की डेवलपमेंट देखे, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखे, वहाँ का इंडस्ट्रियल सेक्टर्स देखे
काफी मुतासिर हुए। तो उनका ख्वाब ही यही था कि हिंदुस्तान में सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म जैसे प्रिंसिपल जो हैं उनको इंट्रोड्यूस किया जाए। ये बात ही आजादी से पहले थी। अब जब आजादी के बाद ये हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने किस तरह से नेशन बिल्डिंग के लिए कौन कौन सा अप्रोच, किस तरीके का अप्रोच, किस तरीके की आइडियोलॉजी उन्होंने बता दी जिसे देश आगे बढ़े। उन समस्याओं से जैसे मतलब चाहे अनएम्प्लॉयमेंट हो, चाहे पॉवर्टी हो, चाहे इकोनॉमिक बैकवर्डनेस हो, या चाहे हमारे पास जो कम्युनल वायलेंस प्रॉब्लम जो थी उसे कैसे छुटकारा मिले, ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ प्लानिंग इकोनॉमी, इनके एम्स थे, उनका मकसद था कि हिंदुस्तान जो है वो सबसे पहले प्लानिंग इकोनॉमी को इंट्रोड्यूस करें। इन सब प्लानिंग इकोनॉमी का मकसद ही यही होता है कि हमारे पास आमदनी कितनी है, हमारे पास खर्चा कितना आ रहा है। अब अगर कलील आमदनी है, हमारे पास आमदनी लिमिटेड है, इनकम बहुत कम है, उसको किस तरीके से यूटिलाइज करें। अब डियर स्टूडेंट ये टॉपिक इनकम्प्लीट है रहा। अब इस टॉपिक को इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि आपको पता ही है आज नेटवर्किंग प्रॉब्लम चल रही है। तो आज के लिए इतना है। ओके, अल्लाह हाफिज।